1700 के आसपास भारत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग एक चौथाई हिस्सा था। यानी जितना आज अमेरिका और चीन मिलकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, उतना अकेला भारत देता था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर भारत इतना ही अमीर था, तो फिर 200 साल बाद वही भारत गरीबी, अकाल और औपनिवेशिक शोषण का शिकार कैसे बन गया? क्या सच में 1700 का भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाया गया एक राष्ट्रवादी दावा है? क्या उस समय आम लोग भी अमीर थे, या सिर्फ शाही दरबार और कुछ व्यापारी? क्या ये अमीरी सिर्फ सोने चांदी की थी, या असली प्रोडक्टिव इकोनॉमी की? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर हम सच में इतने ही अमीर थे, तो हमने वो ताकत कैसे खो दी? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि डेटा, इतिहास और अर्थशास्त्र के आधार पर असली सच्चाई को समझेंगे। हम ये जानेंगे कि 1700 का भारत कैसा था, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी, और ये अमीरी आखिर थी किसके पास। तो चलिए चलते हैं 1700 के भारत में। साल 1700 में दिल्ली में मुगल साम्राज्य का शासन था। उस समय भारत केवल एक देश नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे संगठित अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। इतिहासकार एंगस मैडिसन, जिन्होंने विश्व जीडीपी पर विस्तृत शोध किया, उनके अनुसार 1700 में भारत का वैश्विक जीडीपी में लगभग 24% का हिस्सा था। यानी दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग एक चौथाई हिस्सा सिर्फ भारत से आता था। ये कोई भावनात्मक दावा नहीं है, ये आर्थिक डेटा पर आधारित तथ्य है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी कि जीडीपी का मतलब ये नहीं होता कि हर व्यक्ति अमीर था। जीडीपी ये बताता है कि देश कुल मिलाकर कितना उत्पादन कर रहा था। तो अब असली सवाल ये है कि भारत इतना उत्पादन कैसे कर रहा था। 1700 के आसपास भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल उत्पादक था। भारतीय कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर थे। ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी कि कहा जाता था कि वो अंगूठी के छेद से निकल जाती थी। बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल तट पर कपड़ों का उद्योग अपने चरम पर था। यूरोप में उस समय औद्योगिक क्रांति अभी शुरू भी नहीं हुई थी। वहां के लोग हाथ से बने भारतीय कपड़ों को लग्जरी आइटम की तरह खरीदते थे। ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और डच व्यापारी भारतीय कपड़े खरीदकर अपने देशों में बेचते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। उस समय यूरोप के लोग भारतीय कपड़े पहनना स्टेटस सिंबल मानते थे। भारतीय कपड़ा उद्योग सिर्फ घरेलू नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता था। उस समय भारत का निर्यात बहुत मजबूत था और आयात बहुत कम। यानी भारत को सोना चांदी मिलता था और बदले में वो अपना माल देता था। इसीलिए उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ये अमीरी सिर्फ कपड़े से नहीं आई थी। 1700 का भारत कृषि प्रधान भी था। भारत की अधिकांश आबादी खेती से जुड़ी हुई थी। गंगा का मैदान, दक्कन का पठार और दक्षिण भारत की उपजाऊ जमीन, ये सब मिलकर विशाल खाद्यान्न उत्पादन करते थे। मुगल प्रशासन ने भूमि कर प्रणाली को व्यवस्थित किया था। राजस्व प्रणाली इतनी मजबूत थी कि सरकार को स्थिर आय मिलती थी। हालांकि कर की दरें कई बार भारी होती थीं, लेकिन उत्पादन क्षमता भी बहुत बड़ी थी। भारत चावल, गेहूं, दालें, गन्ना, कपास और मसाले पैदा करता था, और मसाले की मांग यूरोप में बहुत अधिक थी। भारतीय मसाले और कपड़े पूरी दुनिया के बाजारों में छाए हुए थे। जब हम 1700 की अमीरी की बात करते हैं, तो हमें मुगल दरबार की शानो शौकत भी याद रखनी चाहिए। उस समय दिल्ली और आगरा के महल कीमती पत्थर से जड़े हुए थे। सोने चांदी के बर्तन थे। यूरोपीय यात्री जब भारत आते थे, तो वे यहाँ की संपन्नता देखकर चकित रह जाते थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा था कि मुगल साम्राज्य की संपत्ति और वैभव यूरोप के कई देशों से अधिक था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सच्चाई छिपी है कि दरबार की अमीरी का मतलब ये नहीं है कि हर आम आदमी भी अमीर था। भारत का कुल जीडीपी बहुत बड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति के पास सोना था। कई किसान भारी कर के बोझ तले दबे हुए थे। कई कारीगरों की आय सीमित थी। अमीर भारत का मतलब था एक बड़ा और सक्रिय उत्पादन तंत्र, लेकिन सामाजिक असमानता भी मौजूद थी। भारत केवल उत्पादन ही नहीं करता था, बल्कि वैश्विक व्यापार नेटवर्क का केंद्र था। अरब व्यापारी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी व्यापारी सभी भारत से व्यापार करते थे। भारतीय बंदरगाह जैसे सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े केंद्र थे। भारत से कपड़ा, मसाले, रेशम और नील निर्यात होता था, और बदले में भारत सोना और चांदी आयात करता था।
यानी दुनिया का बहुमूल्य धातु भारत में जमा हो रहा था। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत का संकेत था। अगर हम सिर्फ जीडीपी के आधार पर देखें तो 1700 के आसपास भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति आय देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। भारत की ताकत थी उसका विशाल उत्पादन और निर्यात, लेकिन वहीं पर भारत की कमजोरी थी तकनीकी ठहराव। उसी समय यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति की नींव रखी जा रही थी, और यही आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला था। साल 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये सिर्फ एक शासक की मृत्यु नहीं थी, ये एक युग का अंत था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। उत्तराधिकार की लड़ाइयां शुरू होने लगी। प्रांतों के सूबेदार स्वतंत्र होने लगे। मराठा शक्ति उभरने लगी। निजाम, नवाब और छोटे छोटे राज्य अपनी सत्ता मजबूत करने लगे। राजनीतिक एकता टूटने लगी। और जब एक विशाल अर्थव्यवस्था राजनीतिक रूप से बिखरने लगती है तो उसका असर व्यापार और उत्पादन पर पड़ता है। व्यापारियों को स्थिरता चाहिए होता है, किसानों को सुरक्षा और कारीगरों को भरोसा। लेकिन 1707 के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी, और इसी समय यूरोप में कुछ बड़ा हो रहा था जो गेम चेंजर साबित होने वाला था। 18वीं सदी के मध्य में यूरोप, खासकर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। मशीनों का आविष्कार होने लगा। स्पिनिंग जेनी, पावर लूम और स्टीम इंजन, इन तकनीकों ने उत्पादन की परिभाषा ही बदल दी। जहां भारत में कपड़ा हाथ से बनता था, वहीं ब्रिटेन में अब मशीनें हजारों मीटर कपड़ा तेजी से बनाने लगी। अब फर्क समझिए, भारत का उत्पादन उच्च गुणवत्ता वाला था लेकिन धीमा था, और ब्रिटेन का उत्पादन थोड़ा कम गुणवत्ता वाला हो सकता था लेकिन बहुत तेज और सस्ता था। ऐसे में बाजार में कौन टिकेगा? जो सस्ता और अधिक मात्रा में उत्पादन करेगा। और फिर यहीं से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बुरा दिन शुरू हो गया। 1600 में सिर्फ व्यापार करने के लिए बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मकसद था भारत से मसाले और कपड़ा खरीदना। लेकिन 1757 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। बैटल ऑफ प्लासी। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता पर पहला सबसे बड़ा प्रहार था। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। जब कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण मिला तो उसे सिर्फ व्यापार का ही अधिकार नहीं मिला, बल्कि उसे राजस्व वसूली का अधिकार भी मिल गया। जहां पहले कंपनी भारत से सिर्फ सामान खरीदती थी और बदले में चांदी देती थी, लेकिन अब कंपनी भारत से ही कर वसूल कर उसी पैसे से भारतीय सामान खरीदने लगी। यानी अब भारत में सोना चांदी आना बंद हो गया और उल्टा भारत का धन बाहर जाने लगा। 19वीं सदी में दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का धन व्यवस्थित तरीके से इंग्लैंड भेजा जा रहा था। भारत में जो उत्पादन होता था उसका एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगने लगा। 1700 ने जो भारत दुनिया की जीडीपी का 24% था, वो 1900 तक घटकर लगभग 4% रह गया। ये गिरावट अचानक नहीं हुई थी, ये एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। सबसे बड़ा झटका लगा भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को। ब्रिटेन ने भारत से कच्चा कपास सस्ते में लिया और उसे मैनचेस्टर की मिलों में प्रोसेस करके फिर वही तैयार कपड़ा भारत में बेचने लगा। भारतीय कारीगर जो हाथ से कपड़ा बनाते थे, वे मशीन से बने सस्ते कपड़े से मुकाबला नहीं कर पाए, जिसके कारण कई जगह पर कारीगर बेरोजगार हो गए। कुछ खेती की ओर रुख कर लिया तो कुछ लोग गरीबी में चले गए। भारत धीरे धीरे एक उत्पादक देश से कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बन गया। जब उद्योग कमजोर हुआ तो ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हो गए। 1876 से 1900 के बीच भारत में कई बड़े अकाल पड़े। लाखों लोग भूख से मर गए। ये वही देश था जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अंग्रेजों की गलती थी? सच ये है कि भारत की आर्थिक संरचना में कुछ कमजोरियां पहले से ही थीं। भारत तकनीकी नवाचार में पीछे था। मशीन आधारित उत्पादन की दिशा में कोई बड़ी पहल नहीं हुई। शिक्षा सीमित थी और वैज्ञानिक शोध पर भी ध्यान कम दिया गया। ऊपर से सामाजिक ढांचा भी कठोर था। जाति व्यवस्था और पारंपरिक सोच ने कई क्षेत्रों में गतिशीलता को सीमित किए हुए था। और जब बाहरी चुनौती आई तो भारत उसके लिए तैयार नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत 200 साल तक गुलाम रहा। अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने रेल, टेलीग्राफ और आधुनिक प्रशासन दिया। ये बात सच है, लेकिन उसका प्राथमिक उद्देश्य था कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाना, राजस्व वसूली को व्यवस्थित करना। अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया, लेकिन उसका प्राथमिक लाभ ब्रिटेन को मिला। इन सारी बातों से पता चलता है कि 1700 का भारत वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक महाशक्ति था। उसका उत्पादन विशाल था, निर्यात मजबूत था और उसके पास सोना चांदी जमा था।
लेकिन ये भी सच है कि प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची नहीं की। तकनीकी प्रगति सीमित थी, साथ में सामाजिक असमानता भी थी। कुल मिलाकर भारत अमीर तो था, लेकिन आधुनिक अर्थ में विकसित नहीं था। 1700 का इतिहास हमें दो बातें सिखाता है। पहला ये कि सिर्फ संसाधन होना काफी नहीं है, तकनीकी नवाचार और संस्थागत मजबूती भी जरूरी है। और दूसरा ये कि अगर आप समय के साथ नहीं बदलते तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देती है। 1700 का भारत उत्पादन में आगे था, लेकिन 1800 का यूरोप तकनीक में आगे निकल गया, और तकनीक ने ही सारा खेल बदल दिया। आज भारत फिर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हम टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमें इतिहास से सीखना है तो हमें सिर्फ अपने अतीत की महिमा में नहीं जीना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि क्या हम नवाचार में आगे हैं? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली मजबूत है? क्या हम उत्पादन और तकनीक में आत्मनिर्भर हैं? क्योंकि इतिहास दोहराया जा सकता है, अगर हम सतर्क न हुए तो अंतिम सच्चाई ये है कि 1700 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। वह आर्थिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन वह शक्ति टिकाऊ नहीं थी। राजनीतिक विघटन, तकनीकी पिछड़ापन और औपनिवेशिक शोषण ने मिलकर उसे कमजोर कर दिया। सोने की चिड़िया सिर्फ एक मिथक नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह परियों की कहानी भी नहीं है। और इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि अमीरी कभी स्थायी नहीं होती। जो खुद को बदलता है वही लंबा टिकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।